हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था यौधेयों का सिक्का और गुप्तों के सिक्कों के बारे में। यौधेयों के सिक्के कहाँ मिले थे? हरियाणा और पंजाब साइड में। और वो सिक्के किस चीज़ के थे? ज़्यादातर तांबे के थे। तो उसमें हमने ये देखा था यौधेय जो थे वो भी व्यापार में काफ़ी रुचि लेते थे। तो व्यापार में लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए व्यापार में रुचि रखते थे और वो सिक्कों का प्रयोग करते थे। लास्ट टॉपिक आपका चलेगा पॉइंट में। आज हो सके तो आपकी ये वाली चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें आपका आज का टॉपिक मूल बातें। तो मूल बातों में हम देखेंगे अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में अभिलेखों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से पूरा देखा कि किस प्रकार राजाओं के बारे में वर्णन है। अब हम आते हैं अभिलेखों को। विद्वानों में जरा सोचिए कि उन लोगों ने किस प्रकार उसका अर्थ निकाला होगा, क्योंकि जो अभिलेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, अलग अलग लिपियों में लिखे मिले हैं। तो उसको किस प्रकार लेखकों ने, विद्वानों ने उसका अर्थ निकाला है। तो आइए हम पहला पॉइंट है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किस प्रकार किया होगा। सभी लिपियों का मूल है ये ब्राह्मी लिपि। आपने पहला पॉइंट देखा कि सभी लिपियों का मूल है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि भी कुछ पहले जब शुरुआत में विद्वान पढ़ना शुरू किए तो उन लोगों ने संस्कृत के साथ इसको जोड़ के देखा। संस्कृत के साथ, चूंकि संस्कृत के साथ इसका पूरा अर्थ तो नहीं निकला, लेकिन कुछ कुछ लेटर आपके मिले जो ऐसा संभवतः लगता था। फिर आते हम दूसरा पॉइंट है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे ज्यादा अशोक के अभिलेख में। अशोक के अभिलेख में सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे आप लोग हिंदी लिखते हैं और ये हमने भी लिखा है, ये कौन सी लिपि है? तो ये देवनागरी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि आप अपने बुक में देख लेंगे, एक फिगर में जो दिया है देवान प्रियदर्शी करके, वो है जिसमें कहा गया है कि राजा की जो मुखाकृति थी काफी खूबसूरत थी। आप देखिए, अब ये ब्राह्मी लिपि अब मैंने आपको दिखाया, इसमें क कैसे लिखा हुआ है, च कैसे लिखा हुआ है, और ढ कैसे लिखा हुआ, और द और म और र। और ये पूरा ये आपके ब्राह्मी लिपि है। क किस प्रकार ब्राह्मी लिपि में लिखा है? ये देवनागरी लिपि है आपका। ये जो हम पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि है, और उसके साइड में जो देखिए वो ब्राह्मी लिपि है। अब देखिए ब्राह्मी लिपि में क थोड़ा बहुत अंतर है, च भी थोड़ा अंतर है, ढ का भी थोड़ा अंतर है। तो इसी आधार पर देवनागरी लिपि के आधार पे ही और संस्कृत से ऐड करते हुए, जोड़ते हुए ब्राह्मी लिपि के अर्थ को विद्वानों ने निकाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या। तो जेम्स प्रिंसप जो थे अशोक के टाइम में, तो उन्होंने इसे पढ़ के इस प्रकार अर्थ निकाला। और इसी में आप देखोगे लिखा है देवान प्रिय। उसकी पहली अशोक का अभिलेख था जिसको किसने पढ़ा? प्रिंसप ने पढ़ा था, और उस पर लिखा था देवानाम प्रियदर्शी, जिसका मतलब इसका अर्थ हुआ कि कोई मनोहर आकृति वाला, मनोहर मुख वाला राजा। तो उससे ये तुलना मिला के अशोक को तुलना किया गया है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमने देखा कि अशोक की सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अब आपने ब्राह्मी लिपि देखा। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी ब्राह्मी लिपि की? तो लिखा है जेम्स प्रिंसप ने। ये कौन थे? अंग्रेज थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में प्रशासन किसका था? तो अंग्रेजों का था। क्योंकि 1838 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इस अभिलेख को पढ़ा था और सामने प्रदर्शित। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया। आपने ब्राह्मी लिपि को देख लिया, अब हम देखते खरोष्टी लिपि। तो कहा गया खरोष्टी लिपि का द्वितीय या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के समय ये हिंद यूनानी राजाओं के द्वारा यूनान से कुछ भाषा मिलती जुलती थी। तो उसी समय उधर पश्चिमोत्तर साइड में खरोष्टी लिपि उधर पढ़ी जाती थी, जानी जाती थी। तो उधर उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिले हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे देवनागरी लिपि में अपनी बातों को लिखते हैं या कॉपी पे लिखते हैं, बुक पे लिखते हैं, लेकिन यही अगर हम अमेरिका चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ इंग्लिश का प्रयोग हम ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज वही है। तो इसी प्रकार उसके अभिलेख जो खरोष्टी में मिले हैं वो पश्चिमोत्तर साइड में मिले हैं। पश्चिमोत्तर मतलब ये आप देखेंगे कि
पाकिस्तान वगैरह के क्षेत्र में और आगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन सब क्षेत्रों में उसके जो अभिलेख मिले हैं अशोक के, वो खरोष्टी लिपि में लिखा है कि इन सिक्कों में, सिक्के भी मिले, इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी में तो हिंदी यूनानियों का लिखा गया है और इनके जो अभिलेख मिले हैं अशोक के वो खरोष्टी भाषा में लिखे गए। चूंकि प्रिंसप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेख की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी। प्राकृति मतलब प्राकृति ये भी एक लिपि थी, कब थी? बुद्ध के टाइम में थी, बौद्ध काल में। प्राकृत जैसे देखते हो अशोक हमने अपनी बुकों में देखा है कि षटकोर और बड़ा वाला स हम लिखते हैं अशोक में, लेकिन आप बुकों में देखोगे छोटा स लिखा हुआ है अशोक में, तो वो पाली भाषा, जैसे मान लीजिए अशोक, आपकी बुकों में अशोक ऐसे लिखा है, तो ये अशोक पाली भाषा का है, ठीक है। तो वही पाली और उसी से मिलता जुलता प्राकृत भाषा भी है। तो प्राकृत के रूप में उन्होंने खरोष्टी भाषा के अर्थ निकाले, इसलिए लंबे अभिलेख को पढ़ना सरल हो गया। इसलिए धीरे धीरे प्राकृत भाषा से जब ऐड करके उन्होंने खरोष्टी लिपि को पढ़ा तो उसके मिलती जुलती खरोष्टी लिपि थी, तो वो भी पढ़ने में आसान हो गया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, कि अभिलेखों के प्राप्त से ऐतिहासिक साक्ष्य हमको क्या क्या मिलते हैं। लिखा है कि इतिहासकारों ने अभिलेखों के अध्ययन से इतिहास लिखा। अभिलेखों के माध्यम से इन्होंने जहाँ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के अभिलेख मिले हैं, समुद्रगुप्त के अभिलेख, इन अभिलेखों के माध्यम से इतिहास के बारे में जानकारी अर्जित की है, ठीक है। जैसे अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा पाए गए हैं। जैसे आप देखिए इसी में खरोष्टी लिपि में लिखा है देवानाम प्रिय, इसका मतलब ये देवताओं का प्रियदर्शी, मतलब देखने में वो सुंदर। इतिहासकारों ने अभिलेखों की भाषा शैली समानता को देखते हुए, भाषा शैली की समानता को देखकर यह पता लगाया या अनुमान लगाया कौन से अभिलेख एक ही शासक के हैं, कौन कौन से जो अभिलेख पाए गए हैं वो एक ही शासक, मतलब लिखा एक तरह से कहा जाए लिपि के माध्यम से अनुमान लगाया गया, उसकी क्वालिटी के माध्यम से अनुमान लगाया गया कि ये अभिलेख अशोक के ही होंगे, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था और बहुत कुछ चीज उसके साहित्य भी में उस समय जो लिखे गए थे वो भी मिले, तो उन आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ये शायद अभिलेख अशोक के ही होंगे। अब आते हैं अभिलेख साक्ष्य की सीमा, कि उसकी सीमा कहाँ तक है, मतलब क्राइटेरिया कहाँ तक है कि भाई वो सही है या गलत है या पूर्ण रूप से सत्य है, कहाँ तक सोच सकते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए आपको कोई लिखित साक्ष्य मिले, किसी का लिखा हुआ मिल जाता है, तो उसमें भी होता है जब हम किसी की हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी स्टोरी को हम सुनते हैं किसी के माध्यम से, तो कुछ ना कुछ उसमें अपना भी लॉजिक होता है कि अच्छा ये ऐसा, अगर ये एक राजा थे, एक रानी थे या कोई भी स्टोरी, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना भी अनुमान लगता है, क्या ये सही ही होगा या उसमें कुछ कुछ चीजें गलत भी होंगी। तो इसी प्रकार जब अभिलेखों का विद्वानों ने अध्ययन किया तो अभिलेख, जाहिर सी बात है कि राजा ने अभिलेख लिखवाया है तो वो उनके अकॉर्डिंग होगा, उनकी प्रशंसा होगी, उनके लिए बातें होंगी। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ लिया था कि जब लोगों से पूछा जाता था तो लोग अपने अपने तरह से अलग अलग बातें करते हैं। जैसे सिर्फ एग्जाम्पल लिया जाए, मान लीजिए मोदी जी का, तो अगर मोदी जी के बारे में अगर कहा जाए तो जो उनके फेवर में होंगे जो लोग, वो उनके बारे में अच्छा बातें करेंगे, लेकिन जो उनके फेवर में नहीं होंगे वो उनके बारे में निगेटिविटी बातें करते हैं। तो इसी तरीके से अभिलेखों के माध्यम से भी विद्वान पूर्णतः सहमत नहीं थे कि अभिलेख के माध्यम से उस राजा के बारे में पूर्ण सहमति हो कि उन्होंने सिर्फ अच्छा प्रशासन ही किया होगा। जैसे लिखा है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या, शब्द हल्के और उत्कीर्ण है, मतलब कई जगह अभिलेख ऐसे पाए गए हैं जिसमें उसके शब्द क्या है, हल्के हैं, जो पढ़े जाने में क्या है, दिक्कत होती है पढ़ने में, जो पढ़ने में समस्या उत्पन्न करती है। अभिलेख के शब्द का वास्तविक अर्थ निकालना भी क्या है, कठिन है। कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जिनका वास्तविक अर्थ निकालना बेशक अनुमान लगा के पढ़ा गया, लेकिन वास्तविक अर्थ लिखा क्या गया है, क्योंकि वो लिपि तो हम पढ़े नहीं है, तो ये जरूर है कि उससे अनुमान लगाया गया है कि ये ठीक है, लेकिन पूर्णतः सही है या नहीं इस पर पूरी डिटेल नहीं है। फिर लास्ट में लिखा है अभिलेख में हर बात अंकित नहीं की जा सकती, जैसा कि पिछली क्लास में भी ये बताया गया था
कि एक अभिलेख में 2 अभिलेख या जो भी जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें पूर्ण रूप से राजा की छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसका प्रशासन कैसा था, लोग उससे खुश थे या नहीं खुश थे। तो अभिलेख एक ये है कि अभिलेख का भी एक क्राइटेरिया है कि बस कुछ हद तक ये है कि हमारा सपोर्ट इतिहास में करता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। तो ये क्लास यहीं खत्म होती है और ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है आपका। ओके।